आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। भारत में इतिहास जानने के स्रोतों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत है उसके अंतर्गत पहला है अभिलेख, दूसरा है स्मारक, तीसरा है भग्नावशेष और चौथा है मुद्रा शास्त्र। इसमें हम जो पहले अध्ययन करते हैं अभिलेख के ऊपर, अभिलेख को भी 4 भागों में बांटते हैं। स्तंभ लेख, शिलालेख, गुफालेख और ताम्रपत्र लेख। और इसके बाद में दूसरा नंबर पे आता है स्मारक और तीसरे नंबर पे आता है मुद्रा शास्त्र और चौथे नंबर पे आता है भग्नावशेष। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों पर। पुरातात्विक स्रोतों को इतिहासकार सबसे विश्वसनीय स्रोत मानते हैं क्योंकि इनमें फेरबदल की संभावनाएं कम से कम रहती है। मानव जीवन ने अपनी यात्रा भारत के भी विभिन्न स्थलों में शुरू की थी और मानव जीवन यहाँ की नदियों के किनारे भी हिलोरे मारता था और इस मानव जीवन की यात्रा का नाम ही इतिहास है। इतिहास अतीत काल में घटी घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी इतिहास कहलाती है। शब्द का अर्थ है पहला ऐसा निश्चित रूप से हुआ। हम पढ़ते क्यों है इतिहास? वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इससे हम अतीत में घटी जो हम समस्याएं हैं उनका पता लगा सकते हैं, जिससे हमारा वर्तमान सुधर सकता है और भविष्य आलोकित हो सकता है। इसी तरह हम पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं अभिलेखों का। अभिलेख में हमने चर्चा की कि 4 भागों में बांटा गया अभिलेखों को: स्तंभ लेख, गुफालेख, शिलालेख और ताम्रपत्र लेख। भारत में और भारत से बाहर भी प्राचीन अभिलेख मिले हैं। सबसे जो प्राचीन अभिलेख भारत से बाहर मिला है 1400 ईसा पूर्व बोगोजकोई अभिलेख। बोगोजकोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें 4 भारतीय देवताओं का वर्णन मिलता है: इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसी तरह से भारत में भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्तंभ लेख पर। स्तंभ लेख में सबसे अधिक हमें अशोक के स्तंभ लेख मिलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों का पता टिफेंथलर ने 1750 में लगाया था और अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अभिलेख हैं, वो 4 भाषाओं में लिखे हुए हैं: ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। तो इन अशोक की लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ी और ये जो लिपि है, ब्राह्मी जो लिपि है, वह सांस्कृतिक और देवनागरिक लिपि के से साम्यता रखती है। अशोक के अधिकतर अभिलेख भारत के सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। उसके रुमनदेही अभिलेख, लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, सोचा कोटला अभिलेख, चोपड़ा अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अशोक के शिलालेख भी भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं और इस अशोक के साथ साथ अन्य अभिलेख भी हमारे भारतीय शासकों के मिलते हैं। उसमें है पुष्यमित्र शुंग का अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख अति गुम्फा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा जो गुप्त शासकों के अभिलेख हैं, सातवाहन शासकों के नासिक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख है। खासकर दिलशद अभिलेख गुप्त काल का महत्वपूर्ण है। तो इस तरह मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये अभिलेख और शिलालेख। इसके बाद में आता है गुफालेख। गुफालेखों में हम अशोक के बारबार की गुफाओं के बिहार के उल्लेख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दशरथ के नागार्जुनी गुफाओं के अभिलेख प्रमुख हैं और इसके अलावा बाकी गुफाओं के अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं भी महत्वपूर्ण है। ये थे गुफालेख। इसके बाद में आता है ताम्रपत्र लेख। प्राचीन काल में राजा द्वारा अपने जन्मोत्सव पर, विजय उत्सव पर या यज्ञ के समय ब्राह्मण व अन्य जाति के लोगों को जो दान दिए जाते थे वो ताम्र पत्रों पर लिखे होते थे।
ये कई ताम्रपत्र हमें इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। खासकर अशोक हर्षवर्धन के समय के मधुबनी और बांसखेड़ा के ताम्रपत्र इतिहास में मशहूर हैं, इनसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये थे हमारे सामने अभिलेखीय स्रोत जिनसे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभिलेखों के बाद हमारे पास दूसरा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत आता है, वो है स्मारक। स्मारक हमारे पास में भारतीय इतिहास के चप्पे चप्पे में कण कण में बिखरा पड़ा इतिहास है और स्मारकों की सैकड़ों की संख्या में स्मारक यहाँ उपलब्ध हैं जो अपने बीते इतिहास की कहानी कहते हैं। इन स्मारकों से हम उस काल की स्थापत्य कला, उस काल की कारीगरी शिल्प कला का हम अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं और इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खासकर हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के स्मारक हैं, इसके अलावा स्तूप, अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। उसी तरह से चैत्य, कार्ले का चैत्य, भरूच का स्तूप, ये इतिहास में बड़े महत्व रखते हैं। और विहार बौद्ध धर्म की एक परंपरा रही है। इसके अंतर्गत विहार चातुर्मास से बौद्ध भिक्षु विहार करते थे, उसमें गुफाओं को काट करके इन विहारों का निर्माण कराया गया। तो ये इतिहास में स्तूप, चैत्य, विहार, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ऐसे जो स्मारक हैं वो भारतीय इतिहास की कहानी कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों में मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र की हम जो जानकारी पाते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। जो प्राचीन सिक्के हैं या जो मोहरे हैं, ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है हम जानते हैं, आइए देखते हैं। इन मुद्राओं से, इन सिक्कों से हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। इनमें जो तिथि, जो सन लिखे हैं, उससे हम उस साम्राज्य का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं। और अगर मुद्रा सोने की है तो उस काल की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो राजा बड़ा ही आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रहा होगा। चांदी का है तो कम समृद्ध रहा होगा, तांबे का रहा है तो उस राज्य की आर्थिक स्थिति हीन रही होगी। इसके अलावा उस सिक्के की सुडौलता या बनावट से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस काल में मुद्रा शास्त्र की, धातु निर्माण की जो औद्योगिक जो प्रणाली थी वो सशक्त रही होगी, अच्छी रही होगी, कारीगर अच्छे रहे होंगे। और अगर वो बेडोल है तो ये पता लगता है कि कारीगरी और औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया इतनी कुशल नहीं रही होगी, कुशल श्रमिक नहीं रहे होंगे। इसके अलावा जो सिक्के हैं वो उन पे जो चिन्ह बने हैं उससे उस काल की धार्मिक जानकारियों का भी स्रोत में पता चलता है कि राजा किन देवताओं को, किन चीजों को मानता था, प्रकृति में विश्वास रखता था, देवी देवताओं में विश्वास रखता था, खुद की मूर्ति का वो अंकन करवाता था। इससे उसकी धार्मिक स्थिति का पता चलता है, उसकी प्रकृति के प्रति प्रेम का पता चलता है। और कई सिक्कों से तो जो शासकों की व्यक्तिगत जानकारियां भी सिक्कों के माध्यम से पता चलती है। और चौथा जो है वो है सिक्कों से हमें किसी राज्य की सीमा निर्धारण का भी पता चलता है। किस राज्य की सीमा का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत था, ये भी उस राज्य के राजा के सिक्के जिस जिस क्षेत्र से मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये राजा का यहाँ इस क्षेत्र में सीमा रही होगी, क्योंकि उस सीमा के बाद दूसरे राज्य के सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं। इससे हम किसी राज्य की सीमा का अंकन भी कर सकते हैं, उसका ये फोर्टिफिकेशन पता चलता है कि इस सीमा में इसका राज्य रहा होगा। इस तरह ये जो मुद्रा शास्त्र है, सिक्के हैं, ये इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां समेटे हुए हैं। ये विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री है और इससे इतिहास की पूरी एक जानकारी हमारे सामने आती है। अब हम जानकारी करते हैं कि सिक्कों का इतिहास क्या रहा है, मुद्राओं का इतिहास क्या रहा है। भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं। इन आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन सिक्के हैं। इनकी पहचान कैसे हो कि ये आहत सिक्के या प्राचीन मार्क सिक्के कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सिक्के आहत और पंचमार्क सिक्के उन सिक्कों को कहा जाता है जो जिनके बीच में एक छेद होता था और इसलिए उसको पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। एक छेद होता था उसमें बीच में, या छेद नहीं होता था तो उसपे 5 निशान बने होते थे। कई सारे सिक्के जिन पर मछली है, सूरज का चित्र है ना, और किसी देवता का चित्र है, पशुओं का चित्र है, इस तरह 5 चित्र बने होते थे, बीच में छेद होता था। कोई निश्चित सुडौल आकार नहीं होता था, कई प्रकार के आकार के सिक्के मिलते हैं।
तो ये आहत और पंचमार्क सिक्के मुख्यतः मौर्य काल के हैं, राजस्थान के रैंड टोंक से और बिहार से भी कई स्थानों से इस प्रकार के सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के, जिनको आहत सिक्का कहा जाता है। इसके बाद में आता है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद में कुषाण काल में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। भीम कैडफिसिस नाम के कुषाण शासक ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भीम कैडफिसिस को है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का क्वेश्चन आता है तो हम हिंद यूनानी शासकों को श्रेय देते हैं। इसके बाद में चांदी के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक रूप से चले। उसके बाद में अन्य धातुओं के सिक्के भी चलते हैं। जो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो नाम का जो सिक्का होता था वो सोने का बना होता था, सतमान जो चांदी का बना होता था, काकणी जो होता तांबा का बना होता था। इसी तरह भारत में सोने चांदी और तांबे के सिक्के अपने इतिहास की कहानी कहते रहे और इन सिक्कों के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रही, जैसे कि समुद्रगुप्त की पूरी जानकारी हमें सिक्कों से मिली है। उनको वीणा वादन का शौक था, वो संगीत में रुचि रखते थे, संगीतज्ञ खुद थे। उनको वीणे बजाते हुए एक चित्र हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है और उनके अश्व मेघ की जानकारी यूप बना हुआ एक सिक्के सोने के सिक्के से पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया था। इस तरह समुद्रगुप्त के सिक्कों से पूरी गुप्त काल के इतिहास की जानकारी हमारे सामने आती है कि किस तरह से गुप्त काल में इन शासकों ने अपनी जो धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति थी उस सिक्कों के माध्यम से हमारे पास जानकारी आती है। कुषाण काल के सिक्कों में भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। कनिष्क का चित्र एक बूट पहने हुए, शूज पहने हुए एक चित्र है, जिसमें पता चलता है कि कुषाण शासक लंबे लंबे शूज पहनते थे। इसके अलावा इन सिक्कों से हमें धार्मिक देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं, प्रकृति के चित्र मिलते हैं। तो उस काल के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का इन सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद में हमारे पास जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत आता है, वो है भग्न अवशेष। भग्न अवशेष में वो अवशेष हैं जो आज अपने मूल स्वरूप में नहीं है, जैसे भरूच का स्तूप है, कारले का चैत्य है, बोरोबुदुर का स्तूप है। ये इस तरीके की वो हैं जो पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने भग्न अवशेष के रूप में, अपने खंडरों के रूप में इतिहास की महत्वपूर्ण कहानियां कहते हैं और इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां समेटे हुए हैं। ये था पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां। अब आता है हमारे पास में इतिहास की जानकारी के स्रोत का दूसरा प्रमुख, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम जो प्रमुख रूप से दो भागों में बांटते हैं इसको, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य ग्रंथ हैं जिनसे धार्मिक जानकारी मिलती है, जो धार्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके लिखे गए। इसके बाद में दूसरा है लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। इसमें दो प्रकार का साहित्य है, एक तो है साहित्य ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिनसे इतिहास की जानकारी भी मिलती है, जो इतिहास की जानकारी के निर्माण में सहायक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों पर। साहित्य ग्रंथों में पहला आता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हम पहला लेते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ। हिंदू धर्म के ग्रंथ में हम सबसे पहले लेते हैं जिनसे जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए वेद। वेद भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन वैदिक ग्रंथों से हमें उस काल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जानकारी की महत्वपूर्ण रूप से मिलती है। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद का मतलब है जानना। वेदों को अपौरुषीय भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा हिंदू इतिहासकारों का या मान्यताओं का मानना है कि वेद जो हैं वो सीधे ईश्वर के द्वारा कहे हुए हैं, इसलिए ये किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, ये अपौरुषीय है। इसलिए मानव को थोड़ा सा ये दूरी बनती है कि ये अपौरुषीय हैं, ईश्वर के द्वारा लिखे हुए हैं। दूसरा, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब ईश्वर के द्वारा कहे और मनुष्य द्वारा सुने गए हैं, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है।
इनको संहिता भी कहा जाता है। और इन वेदों से भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आइए हम अब चर्चा करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता प्रकाश में आती है, और ये वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में इसके वो अपने देखने को मिलते हैं। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और वेद का ऋषि कहता है कि ऋग्वेद के अंदर 1028 जो सूक्त हैं और जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। इसमें जो पुरुष सूक्त है जो 10वें मंडल में है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और चर्चित। इन 1028 सूक्तों में कुछ बाल खिले सूक्त भी हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, छेपक हैं, जिनके बारे में कई बार विवाद की स्थिति भी आ जाती है कि ये मूल ऋग्वेद के स्रोत नहीं है, भाग नहीं है। अब हमारे पास में 10 मंडल में विभाजित है ऋग्वेद, और वेद ऋग्वेद में ऋग शब्द का मतलब ऋचाएं। ऋग्वेद में उन मंत्रों का उल्लेख है जो आर्य लोग यज्ञ करते समय मंत्रों के रूप में जिन ऋचाओं को बोलते थे, उन ऋचाओं का उल्लेख, देवताओं की स्तुति की जाती थी ऋचाओं के माध्यम से, उन ऋचाओं का उल्लेख ऋग्वेद में है। ये भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और इन ऋग्वेद के रचयिताओं के कोई जानकारी हमें मिलती नहीं है कि ये ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि इस काल में जो आर्य थे और कबीलों के रूप में रहते थे, आर्यों के कबीलों का राजा सुदास जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ता है, आर्य विदेशी थे, और इन्होंने भारत पर आक्रमण कर इस जो युद्ध हुआ उनका उल्लेख, अधिकतर युद्धों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, और धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारियों का स्रोत भी वेद है।